नमस्कार। चलिए एक विचार से शुरू करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य। हाँ, मतलब एक ऐसा देश जो सिर्फ कानून व्यवस्था न देखे बल्कि अपने नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई का भी ध्यान रखे। बिल्कुल। और हमारा भारतीय संविधान वो इस लक्ष्य को पाने के लिए एक तरह का रोड मैप देता है ना? सही कहा। आज हम इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों पर बात करेंगे। ये है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी। जी। और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक मार्गदर्शिका। हमने वहीं से कुछ खास बातें ली हैं। अच्छा। हमारा मकसद है कि हम सब समझें कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या, क्यों ये इतने जरूरी हैं, भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट ना जा सकें, और कुछ खास सिद्धांतों का मतलब क्या है। तो हम इनकी, आप कह सकते हैं, मूल बातें, इनकी खासियतें, इन्हें कैसे बांटकर समझ सकते हैं, और हाँ, इनमें जो बदलाव हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले ये डीपीएसपी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अच्छा। और आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस मतलब जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी या कोई नीति लाएगी तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। एक तरह का नैतिक कंपास समझ लीजिए। ठीक है, नैतिक कंपास। हाँ, और इन्हें संविधान में डालने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ऐसा राज्य जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। अच्छा, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर है। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो ज्यादातर राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। हाँ, जैसे बोलने की आजादी, बराबरी का हक। बिल्कुल, वो नागरिक को राज्य की ताकत से बचाते हैं, जबकि डीएसपी वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना देखते हैं। वैसे ये प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली थी। ओ अच्छा, आयरलैंड से। ये दिलचस्प है। लेकिन इनकी एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है, वो ये कि ये गैर न्यायोचित है। नॉन जस्टिसेबल। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो कोई नागरिक अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि जज साहब, सरकार को इन्हें लागू करने का आदेश दीजिए, आप इन्हें कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ अगर कोर्ट जा ही नहीं सकते तो? ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, कि सिद्धांत इतने बड़े पर कोर्ट का दरवाजा बंद। हाँ। लेकिन यही संविधान का संतुलन देखिए। अनुच्छेद 37 साफ कहता है, भले ही ये कोर्ट में लागू ना हो, ये देश के शासन के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मूलभूत मतलब बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। और अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ओ, तो ये एक तरह का नैतिक निर्देश हुआ या संवैधानिक निर्देश कि आपको ये करना है, भले ही हम आपको कानूनी तौर पर मजबूर न कर सकें। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस है जो कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की तरफ इशारा करता रहता है। एक और फर्क देखिए, ज्यादातर मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव मत करो, किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार मत करो। हाँ, सही है। जबकि डीपीएसपी ज्यादातर सकारात्मक हैं। ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन दो, पर्यावरण बचाओ, पंचायतें बनाओ। समझ गए। तो ये एक तरह से सरकार का टू डू लिस्ट हुआ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, एक आदर्श टू डू लिस्ट। अच्छा, अब इतने सारे सिद्धांत हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हें समझने के लिए क्या कोई तरीका है? मैंने सुना है इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है। हाँ, समझने की सहूलियत के लिए विद्वान लोग इन्हें अक्सर 3 हिस्सों में बांटते हैं। हालांकि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। ठीक है। ये 3 श्रेणियां हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले समाजवादी सिद्धांत, इनका क्या मतलब है? इनका मूल मंत्र है सामाजिक और आर्थिक बराबरी। जी। ये चाहते हैं कि देश के जो संसाधन है, जो संपत्ति है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर न रह जाए, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, उसमें क्या है? उसमें कई बातें, जैसे सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, रोजगार के बराबर मौके मिले, देश की संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो कि सबका भला हो, पैसा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास जमा न हो, और एक बहुत जरूरी बात, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अरे वाह, ये तो आज भी कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। सोचिए संविधान बनाने वालों ने कितनी आगे की सोची थी। सच में। और इसी बराबरी वाले विचार को आगे बढ़ाते हुए बाद में कुछ जोड़ा भी गया था शायद। हाँ, 42वें संशोधन से अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। ये कहता है कि अगर कोई गरीब है और उसे वकील की जरूरत है तो सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। ये तो बहुत जरूरी है, न्याय तक सबकी पहुंच। हाँ, ये भी तो सामाजिक न्याय का हिस्सा है। इसी तरह अनुच्छेद 41 है जो कहता है कि लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने का अधिकार हो, और अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़ा है, बीमार है तो सरकार उसकी मदद करे। फिर अनुच्छेद 42 है, ये कहता है कि काम करने की जगहें ठीक हों, इंसानियत वाली हों और महिलाओं को मातृत्व राहत मिले, मतलब मैटरनिटी रिलीफ। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट वाला। जी। और अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो ठीक-ठाक जिंदगी जी सकें, जिसे निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेज कहते हैं। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जहां सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखती है और गैर बराबरी कम करने की कोशिश करती है। एकदम सही। ये है समाजवादी सिद्धांतों का सार। ठीक है, अब आप दूसरी श्रेणी पर, गांधीवादी सिद्धांत। जैसा नाम से ही लग रहा है, इन पर गांधी जी के विचारों का असर होगा। बिल्कुल, इन पर महात्मा गांधी की विचारधारा की गहरी छाप है। गांधी जी का सपना था एक ऐसा भारत जो गांव में बसता हो, आत्मनिर्भर हो, जहां सत्ता नीचे तक पहुंची हो। हाँ, वो हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे। और उसी का प्रतीक है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी मानते थे कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब गांव अपनी सरकार खुद चलाएंगे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इससे बाद में कानूनी रूप भी दिया गया है ना? जी हाँ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, इसी अनुच्छेद 40 की प्रेरणा से। वाह, और गांधी जी तो आत्मनिर्भरता पर भी बहुत जोर देते थे। कुटीर उद्योग, चरखा। हाँ, और उसी से जुड़ा है अनुच्छेद 43 जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। अच्छा। और फिर बाद में 97वें संशोधन से अनुच्छेद 43B जोड़ा गया जो सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भी गांधी जी के आत्मनिर्भर और सहकारी समाज के विचार से जुड़ा है। सही है, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इनके अलावा गांधीवादी सोच अनुच्छेद 46 में भी दिखती है। उसमें क्या है? वो अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की बात करता है। ये भी गांधी जी के सर्वोच्च। तो अगर आप भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। उदय के विचार से जुड़ता है। हाँ, फिर अनुच्छेद 47 है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाने की कोशिश करने को कहता है। ये गांधी जी के नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी विचारों से जुड़ा है। अच्छा, शराबबंदी वगैरह की बात। जी। और अनुच्छेद 48 है जो गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और भाड़ ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। तो ये सब मिलकर गांधी जी के भारत के सपने को दर्शाते हैं। सही कहा। ठीक है, और अब तीसरी श्रेणी, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये कैसे है? ये आधुनिक, तर्कसंगत और उदारवादी सोच पर आधारित हैं। इनमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के समय में बहुत चर्चा में रहते हैं। जैसे कि? शायद सबसे ज्यादा चर्चित है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC। हाँ, UCC की तो बहुत बात होती है। इसका मतलब क्या है? इसका लक्ष्य है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों, उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, इन सब के लिए एक जैसे कानून हों। ये तो काफी बड़ा बदलाव होगा अगर लागू हुआ तो। और इस पर बहस भी बहुत होती है। हाँ, ये हमेशा से ही एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रहा है। और कौन से सिद्धांत है इस श्रेणी में? एक और बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहें, एक दूसरे के काम में दखल ना दें। बिल्कुल। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अगर न्यायपालिका यानी कोर्ट सरकार के दबाव में आ जाएगी
तो लोगों को निष्पक्ष न्याय कैसे मिलेगा? बात तो सही है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये पृथक्करण बहुत जरूरी है। ये शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है। समझ गई। और इसी श्रेणी में है अनुच्छेद 45। पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था, लेकिन अब 86वें संशोधन के बाद ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अच्छा, क्योंकि 6 से 14 साल वाली शिक्षा तो अब मौलिक अधिकार बन गई है। एकदम सही। वो अब अनुच्छेद 21A के तहत फंडामेंटल राइट है। और पर्यावरण के बारे में भी कुछ है शायद। जी हाँ, अनुच्छेद 48A ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करेगा। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता भविष्य के लिए कितने चिंतित थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अनुच्छेद 49 है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने की बात करता है। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की बात करता है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक आधुनिक, तर्कसंगत और दुनिया से जुड़े हुए भारत की सोच को दिखाते हैं। बिल्कुल। ये जानना में बड़ा दिलचस्प है कि ये जो डीएसपीज हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इनमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं, नए सिद्धांत जोड़े गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये बदलाव दिखाते हैं कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जो बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद को ढालता है। सबसे बड़ा बदलाव कब हुआ? शायद 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। उसे तो मिनी संविधान भी कहा जाता है। हाँ, सुना है। उसने तो बहुत कुछ बदला था। डीएसपी में क्या जोड़ा उसने? उसने 4 नए डीएसपीसी जोड़े। एक तो अनुच्छेद 39A, जिसकी हमने बात की, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। हाँ। दूसरा अनुच्छेद 43A, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी। अच्छा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तीसरा अनुच्छेद 48A, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, जिसकी बात अभी हमने की। ठीक है। और चौथा अनुच्छेद 39 में एक क्लॉज जोड़ा गया, जो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करने की बात करता है। तो 42वें संशोधन ने काफी कुछ जोड़ा डीएसपीपी में। हाँ। फिर आया 86वां संशोधन 2002 में। इसने शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमने कहा, क्रांति ला दी। इसने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। जी, अनुच्छेद 21A के तहत। तो अनुच्छेद 45 का विषय बदल गया। अब वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पर फोकस करता है। ये बहुत बड़ा कदम था। निसंदेह। और एक और जरूरी संशोधन था 97वां, जो 2011 में हुआ। उसने क्या किया? उसने सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा नया अनुच्छेद 43B जोड़ा। ये गांधीवादी सिद्धांतों को भी मजबूती देता है। अच्छा, तो ये संशोधन दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक न्याय, पर्यावरण, शिक्षा, सहकारिता, ये सब मुद्दे समय के साथ और ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए। बिल्कुल। और उन्हें बाकायदा संविधान में जगह मिली।